प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आप सभी का विद्याकुल परिवार में स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी को हिंदी व्याकरण को लेकर बहुत परेशानी लग रही होगी, लेकिन आप सबके चुटकी में होगी हिंदी पूरी व्याकरण। ध्यान देना, मैं आप सबको बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। जो हिंदी का बेस होता है, यानी व्याकरण का जो बेस होता है ना, उस चीजों को बच्चे शुरू से ही इग्नोर कर देते हैं और लास्ट में उनको लगता है बहुत परेशानी हो रही है। ध्यान देना, यहां पर मैं आपको ऐसा बेस बताऊंगा कि यहां से आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में जितने आते हैं इस टॉपिक से लेकर जैसे कनेक्ट होता जाता है, आप सबका पूरा का पूरा आंसर क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं या हिंदी भाषा पढ़ते हैं, तो हम लोग उसमें शुरुआत कैसे करते हैं? हम लोग वहां शुरुआत करते हैं कि भाई हम लोग कैसे जानेंगे ध्वनि क्या होता है, वर्ण क्या होता है, विचार क्या होता है, और उसके बाद वाक्य क्या है, शब्द क्या है। इन सब चीजें से हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन इनके बारे में हम लोग जानते नहीं और ये महसूस करते हैं हम लोग वर्ण के बारे में जान गए, हम लोग शब्द के बारे में जान गए, हम लोग वाक्य के बारे में जान गए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सबको मैं बिल्कुल आज ऐसी ऐसी चीजें सिखाने चल रहा हूं जो आपको लगेगा गुरुजी ये तो बिल्कुल नई बातें आप सिखा रहे हैं, बिल्कुल नई बातें सिखा रहे हैं। जैसे यहां पे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, देखिए यहां पे क्या लिखा है, भाषा लिखा हुआ है। क्या भाषा लिखा हुआ है? अभी हम लोग मुख से कुछ भी ध्वनित कर दें, यानी मुख से कुछ भी बोल दे, थोड़ी सी एक आवाज, जैसे ना थोड़ी सी एकदम आवाज निकले, जो मुख से आपके कोई भी थोड़ी सी आवाज निकले, वो क्या होती है? ध्वनि होती है ना। अब बताओ, अगर आपके मुख से थोड़ी सी कोई भी छोटी सी आवाज निकले और उसे हम समझ ना पाए, आपके मुख से कोई भी छोटी सी आवाज निकले और उसे हम समझ ना पाए, तो प्यारे साथियों इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि हम उसे लिख नहीं पाएंगे, उसको हम लोग लिखित रूप नहीं दे पाएंगे। उसको हम क्या दे पाए? उसको हम लिखित रूप नहीं दे पाएंगे। उसको हम क्या कर पाएंगे? वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मौखिक होगा। क्या मौखिक होगा? वो क्या होगा लल्ला? वो सिर्फ मौखिक होगा। इसका मतलब क्या होगा दोस्त? यहाँ पे आप सब लोग ध्यान देना। अगर आपसे पूछे भाषा की, अगर आप सबसे यहाँ पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तुरंत आप सब लोग को लगा देना क्या है? ध्वनि है। क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई? तुरंत क्या लगाओगे? ध्वनि होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर आप सब लोग जानते हैं सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। अब हम लोग देखिए, ध्वनि तो यहाँ पर नहीं समझेंगे तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन जब अगर हम लोग समझ पाएंगे, यानी समझ पाएंगे तभी लिखेंगे ना, तभी लिखेंगे, तभी लिखित इकाई होगी। जब समझ पाएंगे भाई हम का बोल रहा हूं कि खा बोल रहा हूं कि गा बोल रहा हूं कि घा बोल रहा हूं, तब लिख पाऊंगा। इसका मतलब वो का खा गा घा वो सब क्या है? वो वर्ण है ना, वो सब क्या है? वर्ण है। या क्या है? अक्षर है। क्या? या तो वर्ण है या तो क्या है? अक्षर है। अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण या अक्षर है। अब ध्यान देना, दोनों का आंसर अलग अलग होगा, कंफ्यूज मत होना। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा ध्वनि होगा, या भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछेगा, मौखिक इकाई, तब भी क्या होगा? तब भी ध्वनि होगा, तब भी ध्वनि होगा। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई बोलेगा तो वर्ण या अक्षर हो जाएगा। क्या? वर्ण या अक्षर हो जाएगा। प्यारे साथियों फिर क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित सार्थक। सार्थक का मतलब क्या है? साधन अर्थ। क्या? साधन अर्थ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्त? सा का मतलब हो जाएगा साथ, और उसके बाद अर्थ का मतलब जो अर्थ के साथ हो। क्या? अर्थ के साथ हो। सार्थक है। इसका मतलब सार्थक इकाई क्या है? आप तुरंत बताओगे गुरुजी सार्थक इकाई क्या है? शब्द है। क्या? शब्द है। सार्थक इकाई क्या है? शब्द है। अब देखो यहाँ पे 3 लाइन मैंने लिखा, तीनों के अलग अलग आंसर हुए, तीनों के अलग अलग आंसर हुए। प्यारे साथियों अगर फिर आपसे ये पूछेगा कि जो है भैया ये बताइए कि जो आप सबकी ये वर्ण है, उस अगर देखिए वर्ण आने से पहले हम लोग को शब्द जानना जरूरी होता है। जैसे आपको पता सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी मानी जाती है? आप बोलोगे गुरु सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा मानी जाती है। मैं बोलूंगा गुरु जी क्या भाषा के विकास का सही क्रम कोई होता है क्या? बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना, सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा होती है, सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत। और संस्कृत भाषा के बाद फिर कौन सी भाषा आई थी? पाली भाषा आई थी। पाली भाषा के बाद फिर क्या आया? प्राकृत भाषा आ गई। प्राकृत भाषा के बाद फिर क्या? अपभ्रंश भाषा हो गई भैया, अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश के बाद फिर क्या? अवहट्ट भाषा हो गई। और अवहट्ट के बाद फिर क्या? हिंदी हो गई। अब यहां पर प्यारे साथियों आप सब लोग ध्यान देना, एक बार थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे प्राचीनतम भाषा तो आपकी संस्कृत भाषा होगी, एकदम श्योर है। लेकिन आपसे पूछता है भाषा के विकास का सही क्रम बताएं,
तो भाषा के विकास का सही क्रम बिल्कुल आसानी से आप जान सकते हैं। आप सबको मैं ना एक जुगाड़ बताता हूं, कभी गलती नहीं होगी, आप सबको एकदम ट्रिक बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे देखना, सबसे प्राचीनतम भाषा आपकी यहाँ पे बिल्कुल दिख रही क्या? सबसे प्राचीनतम भाषा यहाँ दिख रही होगी क्या? ये दिख रही संस्कृत। क्या सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है? अब उसके बाद पाली में कितने अक्षर हैं? पाल में देखो पा और ला 2 अक्षर हैं। उसके बाद फिर प्राकृत में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं देखो। उसके बाद फिर अपभ्रंश में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं। अब बताओ भैया, जब हम लोग गिनती पढ़ते हैं तो पहले 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है। देखो देखो, सबसे प्राचीनतम तो मालूम ही है हमें। फिर क्या आया? 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। अब यहाँ पे ध्यान देना, आप बोलो गुरुजी अवहट्ट में क्यों नहीं लिख रहे हैं? यहाँ पर ध्यान देना लल्ला, ये अवहट्ट जो है अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, अपने आप में अवहट्ट स्वतंत्र नहीं है, यानी हिंदी साहित्य में अवहट्ट स्वतंत्र नहीं है। ये अपभ्रंश का परिवर्तित रूप है, अपभ्रंश का ये जो है बदला हुआ रूप है, अपभ्रंश का ये जो है विकृत रूप है। इसका मतलब ये स्वतंत्र अपने आप में, अवहट्ट अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए दोस्त यहाँ पे ध्यान देना, हिंदी की जननी जो है अपभ्रंश को माना जाता है। यहाँ पर आप सब लोग ध्यान देना, अगर अवहट्ट स्वतंत्र होता तो हिंदी की जननी अवहट्ट माना जाता, लेकिन यहाँ पर हिंदी की जननी क्या माना जा रहा है? अपभ्रंश माना जा रहा है। और हिंदी की आदि जननी जो है, आदि जननी, आदि जननी अगर बात करें आदि जननी, तो आप तुरंत बता देना आदि मतलब क्या? आदि मतलब सबसे पहले, सबसे बूढ़ी माँ। कौन? संस्कृत। सबसे पहले क्या? यहाँ पे देखो लिखा भी है, भाषा की जननी अपभ्रंश है तथा आदि जननी संस्कृत है। आप सबसे पूछता है, अब बताओ आप सबको समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों? 100% बता रहा हूं। आप सबसे अगर कोई पूछेगा, एकदम सिखा दोगे, एकदम बता दोगे कि भैया यहाँ पर जो है हिंदी की जननी अपभ्रंश और हिंदी की आदि जननी संस्कृत क्यों माना जाता है, क्योंकि आप इसको डायग्राम बना के अच्छे से बता सकते हो कि सबसे प्राचीनतम भाषा जो है क्या मानी जाती है भैया? संस्कृत मानी जाती है। अगर बात करें लिपि की, तो सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि है। क्या सबसे प्राचीनतम लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। आप सब लोग ये भी ध्यान देना, अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न बने गुरुजी कि ब्राह्मी लिपि जो है, ब्राह्मी लिपि जो है, अगर बात करें लिपि की, तो आप सबसे दिमाग में प्रश्न बनेगा ना कि ब्राह्मी लिपि गुरुजी किस किस भाषा की लिपि होती है? तो आप सबको मैं बताऊं कि ब्राह्मी लिपि, ध्यान देना दोस्त, ब्राह्मी लिपि जो है, तो यहाँ पर सबसे प्राचीनतम लिपि हम लोग को ध्यान देना है, ये सबसे प्राचीनतम लिपि है। क्या ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीनतम लिपि है? लेकिन आप सबसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लिपि के विकास का सही क्रम बताएं सर। क्या लिपि के विकास का सही क्रम? लिपि के, जैसे भाषा के विकास का सही क्रम था, वैसे लिपि के विकास का सही क्रम, विकास का सही क्रम अगर पूछे तो आप सब लोग इसमें क्या बताओगे? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है, यहां से आप सबके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, सीधे बोर्ड में पूछता है, तो आप सब लोग क्या बताओगे? सबसे प्राचीनतम लिपि गुरुजी क्या होगी? ब्राह्मी लिपि होगी। उसके बाद फिर क्या हो जाएगी भैया? आप लोग जल्दी बोलो, क्या बोलोगे? फिर बोलो गुरुजी गुप्त लिपि होगी। फिर क्या हो जाएगी? कुटिल लिपि हो जाएगी। क्या कुटिल लिपि हो जाएगी? कुटिल लिपि के बाद फिर क्या हो जाएगी? देवनागरी लिपि हो जाएगी। क्या देवनागरी लिपि हो जाएगी? देवनागरी लिपि हो जाएगी। अब देखना मेरे प्यारे साथियों, यहां पर सबसे प्राचीनतम लिपि क्या है? सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि है। अभी अभी मैं आप सबको बताया सबसे प्राचीनतम लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। लेकिन प्यारे साथियों ध्यान देना, देवनागरी लिपि वर्तमान में है। अब यहाँ पर अगर लिपि के विकास का सही क्रम पूछेगा तो बहुत आसानी तरीके से आप लोग इसे लिख सकते हैं। भैया सबसे प्राचीनतम मुझे मालूम है, उसके बाद में दो, गुप्त में कितने अक्षर हैं? गुप्त में 2.5 अक्षर हैं, और उसके बाद 2.5 अक्षर के बाद फिर कौन सा कितना आ गया? 3 अक्षर। यानी सबसे प्राचीनतम लिपि, उसके बाद 2.5 अक्षर, फिर 3 अक्षर, उसके बाद फिर क्या आ गया? देवनागरी लिपि। एकदम क्लियर तरीके से आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि यहाँ पर गुरुजी जो है कितने जो है, यहाँ पर जो है लिपि के विकास के सही क्रम में ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल, देवनागरी। अब प्रश्न आपके दिमाग में बनेगा कि गुरुजी देवनागरी लिपि के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, किस किस भाषा की लिपि होगी देवनागरी लिपि? तो यहाँ पर प्यारे साथियों ध्यान देना, सबसे पहले तो भाषा के विकास के क्रम में संस्कृत और क्या? पाली और क्या भाई? प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी, 2 भाषा इसमें जोड़ना है, नेपाली और मराठी। क्या नेपाली और मराठी 2 भाषा और जोड़ देना है। इतनी भाषा की लिपि जो है क्या होती है?
इतनी भाषा की लिपि क्या हो जाती है? तुरंत आप लोग बताओगे गुरुजी इतनी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि होती, क्या देवनागरी लिपि होती है। यहां पर ध्यान देना दोस्त, आप सबसे पूछेगा हिंदी भाषा की लिपि, तो हिंदी भाषा की लिपि जो है क्या होती है? देवनागरी। तो हिंदी से इन सब का ध्यान देना, हिंदी का विकास इन्हीं भाषा से हुई है। देखिए क्रम में लिखा हुआ है, इसका मतलब सभी भाषा की लिपि क्या हो जाएगी? देवनागरी लिपि हो जाएगी। आप सबसे एग्जाम में पूछता है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। हम लोग जानते हैं ना, अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 343 में ये कहा गया, 343 343 अनुच्छेद 343 याद रखना, इसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा जो है क्या होगी? हिंदी होगी तथा लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि जो है क्या होगी? देवनागरी होगी। आप सबको ये भी पता होगा दोस्तों कि जो है अपने जो है 14 सितंबर को जो है 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को जो है ना भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया था। इसीलिए प्रत्येक 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या? इसीलिए प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों आप सब लोग ध्यान देना, यहाँ पर मैं आप सबको हिंदी व्याकरण आपकी उंगली पर नागिन डांस कराऊंगा। यानी जो है हिंदी व्याकरण पूरा एकदम ब्रांड लेवल का, चाहे वो कंपटीशन लेवल का होगा, चाहे वो बीपीएससी लेवल का होगा, चाहे वो आपके बोर्ड लेवल का होगा, पूरा का पूरा सिखाऊंगा इसी एप्लीकेशन पर। आप सब लोग ध्यान देना, मात्र जो है बिल्कुल जो है आप सब लोग एक बार विश्वास करके देखना दोस्तों, गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये मेरा घमंड नहीं, आप सबका विश्वास बोल रहा है कि मैं आप सबको उस लेवल का जो है व्याकरण पढ़ाऊंगा जो आप सब लोग ध्यान देना बच्चे ज्यादातर जाके कंपटीशन में सीखते हैं, वो चीजें आप इसी सीखोगे इसी जो है एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों आप सब लोग ध्यान देना, यहां पर वर्णमाला की अगर बात किया जाए ना, तो हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या टोटल कितनी होती है? 52। अब बहुत से लोग जो है कहते हैं हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या 52 होती है, लेकिन जो है कुल वर्णों की संख्या या कुल अक्षरों की संख्या ये 54 हो जाती है, 58 हो जाती है, अलग अलग मानते हैं ना बाबा ना। आप सब लोग ध्यान देना, यहाँ पर अगर आपसे पूछेगा हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या तथा कुल अक्षरों की संख्या तो 52 ही होती है, अलग से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना, हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या 52 होती है। अब हिंदी वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया, किसमें? दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न बनना चाहिए, गुरुजी दो भागों में किसमें विभाजित किया गया है? तो आप सब लोग जानते होंगे स्वर और व्यंजन में। किसमें किसमें किया गया भैया? स्वर और व्यंजन में किया गया। किसमें किया गया है? स्वर में किया गया है, स्वर में किया गया, और किसमें किया गया है? व्यंजन में किया गया। स्वर में किया गया और किसमें किया गया? व्यंजन में किया गया है। अब प्यारे साथियों आप सबको पता है कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ लेता है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? क्या वर्ण के कितने भेद होते हैं? अब वर्ण के भेद कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। अब यहां पर बोलोगे गुरुजी ये क्या है, दोनों अलग अलग हेडिंग है क्या? ना बाबा ना, दोनों अलग अलग हेडिंग नहीं है। चाहे अब भाई देखो जो 52 वर्ण है उसको हम लोग क्या कहेंगे, चाहे उसको दो भागों में विभाजित करें स्वर और व्यंजन में, स्वर और व्यंजन में 52 वर्ण को, और चाहे जो है हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो है वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है। किसमें किसमें? स्वर और किसमें किया गया है? व्यंजन में किया गया है। बस यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, मामला क्लियर हो जाएगा। अब देखिए स्वर और व्यंजन को हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि भैया स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा स्वर क्या होता है, तो आप सबको मैं बता दूं भैया ना, स्वर हमेशा अपने आप में स्वतंत्र होता है। स्वर हमेशा अपने आप में क्या होता है? स्वतंत्र होता है, हमेशा स्वतंत्र होता है। स्वर हमेशा अपने आप में क्या होता है? स्वतंत्र होता है। जैसे अब बोलो गुरुजी कैसे स्वतंत्र होता है, मुझे ये बताइए भैया हो। आप सब लोग के सामने मैं लिख दूं, यहाँ पे ध्यान देना, हिंदी में स्वर की संख्या जो 11 होती है, वो 11 स्वर का अगर नाम मैं लिख दूं तो यहाँ पर ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और क्या? री, ए, ओ। अब ध्यान देना, हिंदी में बड़ी री नहीं होती है, ये भी ध्यान देना। हिंदी में जो है क्या, हिंदी में बड़ी री नहीं होती है, केवल एक री होती है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हिंदी में यही 11 स्वर होते हैं। बहुत से बच्चे इसको बताते हैं गुरुजी ये भी जो है स्वर होता है, ना ये स्वर नहीं होता, ये ना तो स्वर है ना ही व्यंजन, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। केवल स्वर यही आपके कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब प्यारे साथियों ये 11 स्वर, आप बोले गुरुजी स्वतंत्र का क्या मतलब है? स्वतंत्र का मतलब ये है मेरे प्यारे साथियों कि जो है इनमें देखो कहीं पर व्यंजन नहीं दिख रहा है।
अपने आप में स्वर स्वतंत्र है। ये देखिए किसी भी यहां से लेके यहां तक में किसी स्वर में आप ऐसा नहीं देखोगे कि उसमें व्यंजन होगा, वो अपने आप में क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्वर है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर स्वर को हम लोग जो है 3 भागों में विभाजित करते हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं। यानी जो है आप सभी से पूछता है कि हिंदी में स्वर के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर आप सब लोग को क्या बताना होता है, हिंदी में स्वर के भैया 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, 3 भेद कौन कौन से होते हैं, तुरंत आप बताना गुरुजी 3 भेद जो होंगे कौन कौन से होंगे। सबसे पहली बात तो ध्यान देना, ह्रस्व स्वर होगा। हिंदी में स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर होगा और क्या होता है, दीर्घ स्वर होगा भैया, दीर्घ स्वर होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लुत स्वर हो जाएगा। क्या, प्लुत स्वर हो जाएगा, प्लुत स्वर हो जाएगा। इतने स्वर होते हैं, इस चीज को आप सबको ध्यान देना है। प्लुत स्वर माना कि आपके हिंदी के स्वर के अंतर्गत नहीं माना जाता है, आता है संस्कृत का स्वर है, लेकिन यहाँ हिंदी में काउंट किया जाता है। स्वर के भेद की अगर बात करेगा तो यही 3 होते हैं। बहुत से बच्चे जानते हैं गुरु जी संयुक्त स्वर क्यों नहीं रखा जाता है, संयुक्त स्वर जोड़ के 4 हो जाना चाहिए। नहीं, संयुक्त स्वर यहाँ पे नहीं काउंट होगा। क्यों, क्योंकि अभी ए ऐ ओ इसी के अंदर आ जाता है, इसीलिए वहां पर एक बार काउंट हो जाने की वजह से जो है उसको संयुक्त स्वर को अलग स्वर के अंतर्गत नहीं रखा जाता। अब देखो आपके सामने अभी भी मैंने लिखा स्वर के कितने भेद होते हैं, आप लोग तुरंत बता देना गुरुजी स्वर के 3 भेद होते हैं। मैंने बताया हिंदी में, ध्यान देना इसमें कितने कंटेंट आपको मैंने बता दिया। हिंदी में जो है अगर आपसे पूछे वर्णों की संख्या तुरंत बताओगे 52, हिंदी में स्वरों की संख्या तुरंत बताओगे 11, क्या 11। उसके बाद पूछेगा स्वर के कितने भेद, तुरंत बताओगे 3, तीनों के नाम पूछेगा तुरंत 3 बताओगे भैया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्या, प्लुत स्वर। ये तीनों स्वर अलग अलग होते हैं। इस चीज को आप सबको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप सब लोग देखिएगा, यहाँ पर मैं आप सबको एकदम सिखाता हूँ कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है, एकदम अच्छे से सीखोगे। यहाँ पर प्यारे साथियों एकदम एकदम मात्र 2 मिनट में आप सबकी उंगली पर नागिन डांस करेगा। क्या, स्वर के जो तीनों भेद होते हैं, क्या स्वर के जो तीनों भेद होते हैं आपकी उंगली पर नागिन डांस करेगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया क्या, ह्रस्व स्वर, क्या ह्रस्व स्वर लिख दिया, चलो भाई कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया दीर्घ स्वर लिख दिया, क्या दीर्घ स्वर लिख दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होता भैया, इसको यहाँ पे लिख दिया मैंने प्लुत स्वर लिख दिया, क्या प्लुत स्वर लिख दिया। अब प्यारे साथियों यहाँ पे ध्यान देना, आप सब लोग ध्यान देना, यहाँ पर जो ह्रस्व स्वर होता है भैया, ह्रस्व स्वर की संख्या मात्र 4 होती है। आप बोलो गुरुजी 4 में कौन कौन सा मानूंगा, तो मेरे प्यारे साथियों आप सब लोग ध्यान देना, जिन ध्वनियों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे भैया ह्रस्व स्वर कहते हैं। सबसे कम समय लगे, इसका मतलब कौन कौन सा आएगा इसके अंतर्गत, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, यही 4 स्वर ऐसे हैं जो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं को हिंदी में मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं को हिंदी में मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद भैया दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। बोलो गुरुजी कौन कौन सी, यही 4 को छोड़कर बाकी 7 स्वर आपकी इसके अंतर्गत आ जाएगा। कौन कौन से, जैसे बड़ा आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा और क्या हो जाएगा भैया, ए ऐ ओ औ, क्या ए ऐ ओ औ। अब यहाँ पर ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग बिल्कुल ध्यान देना, यहाँ पे ये 7 स्वर हो गए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन गुरुजी अगर आप सबसे मुख्य रूप से दीर्घ स्वर पूछे, मुख्य रूप से दीर्घ स्वर, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, मुख्य रूप से दीर्घ स्वर मात्र 3 होते हैं। कौन कौन से, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब देखना यहाँ पर बोलो गुरुजी ये जो 3 जो है छूट गए, ये जो लास्ट में 3 को इधर करके जो ये 4 बच रहे हैं, यानी इन 4 को जो है मुख्य रूप से दीर्घ स्वरों के अंतर्गत नहीं रख रहे। क्यों, क्योंकि भैया ये 4 स्वर अभी लास्ट में कहाँ चले जाएंगे, संयुक्त स्वर के अंतर्गत चले जाएंगे। क्या, संयुक्त स्वर के अंतर्गत चले जाएंगे। इसीलिए जो है भैया यहाँ पर मुख्य रूप से दीर्घ स्वर के अंतर्गत इनको नहीं रखा जाता है। अब आपसे पूछेगा दीर्घ स्वरों की संख्या, तुरंत आप लोग बताओगे गुरुजी 7 होती है। लेकिन मुख्य रूप से दीर्घ स्वरों की संख्या पूछेगा तो 3 बताओगे। आप सबको ध्यान देना है। अब यहाँ पे प्लुत स्वर क्या होता है भैया, प्लुत स्वर संस्कृत में एक स्वर ऐसे लिखा हुआ देखे होंगे आप लोग, ओम, ऐसे लिखा हुआ मिला होगा ओम, एकमात्र स्वर होता है। ध्यान देना, ओम ओ जो है संस्कृत में मिलता है,
हिंदी में नहीं होता, हिंदी में नहीं होता। आप सब लोग यहाँ पे ध्यान देना, स्वर के आपके 3 भेद होंगे, 3 भेद आपको यहाँ पे याद रखना, तीनों के नाम। लेकिन ये ओम जो है संस्कृत से आया हुआ है, ठीक है ना, ये संस्कृत से आया हुआ है। और बाकी हर स्वर की संख्या ये 4 और दीर्घ स्वर की संख्या आप ध्यान देना ये 7 हो जाएगा। मुख्य रूप से ये 3 होगा। संयुक्त स्वर जो होगा भैया, संयुक्त स्वर कौन कौन सा होगा, ए ऐ ओ, इसको जो है किस में रखेंगे, संयुक्त स्वर के अंतर्गत। अब आप बोलो गुरुजी संयुक्त स्वर को भेद के अंतर्गत क्यों नहीं माना जाता है? इसीलिए नहीं माना जाता प्यारे बच्चों, क्योंकि एक बार यहाँ पर हम लोग काउंट कर चुके हैं, इसीलिए इसको हम लोग अलग से काउंट नहीं करते हैं प्यारे साथियों। तो यहाँ पर आप सब लोग ध्यान देना, स्वर इतना ही होता है। अब एक बात और आपको बता दूं कि गुरु जी ये जो है अनुस्वार और विसर्ग कहाँ रखे आप? अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। क्या? अयोगवाह कहते हैं। प्यारे साथियों मैं आप सबको बता दूं, इसको अंग को क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। क्या? अनुस्वार कहा जाता है। और आह को क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। क्या? आह को क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है, विसर्ग। तो प्यारे साथियों यहाँ पे ध्यान देना, इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे भैया हम लोग? इसको अयोगवाह कहते हैं, इसको अयोगवाह कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न बन रहा होगा कि सर अयोगवाह का मतलब क्या होता है? अयोगवाह का मतलब ये होता है भैया कि ये ना तो स्वर होता है, क्या? ना तो स्वर होता है लल्ला, ना तो स्वर होता है और ना ही क्या व्यंजन। यानी जो है ना तो स्वर के अंतर्गत काउंट करेंगे ना व्यंजन, योग ना रहने पर भी जो साथ रहे उसे अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या मात्र 2 होती है, इनकी संख्या मात्र 2 होती है। कौन कौन से 2 होती है? कौन 2 होती है? अनुस्वार और विसर्ग। क्या? अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। तो प्यारे साथियों कौन कौन सा? अनुस्वार और विसर्ग। तो इसका मतलब जो है आप सब लोग इसे ना तो स्वर के अंतर्गत रखोगे और ना ही व्यंजन के अंतर्गत रखोगे। प्यारे साथियों ऐसे आप सब लोग को जो है व्यंजन में बिल्कुल 10 मिनट में सिखा दूंगा आगे आने वाले वीडियो में। तो मेरे प्यारे साथियों आप सबको स्वर एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। जो बच्चे बहुत परेशान शुरू से लेकर आज तक परेशान ही रहे होंगे, उनको बिल्कुल जो है ये 10 से 15 मिनट की वीडियो में उनके स्वर जो है उंगली पर नागिन डांस कर रहा होगा। इसी तरीके से मैं चैलेंज कर रहा हूं, पूरा हिंदी व्याकरण, पूरा हिंदी साहित्य, पूरा ही गद्य, पूरा काव्य आपके उंगली पर नागिन डांस कराऊंगा। प्यारे साथियों आप भरोसा कर लो, बहुत अच्छा कंटेंट आपको दूंगा और ये चैलेंज के साथ दूंगा। कोई जो है पैदा नहीं होगा इस तरीके का कंटेंट देने वाला। तो प्यारे साथियों ये मेरा घमंड नहीं, आप सबका विश्वास बोल रहा है। तो प्यारे साथियों आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग अगली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें व्यंजन का जो है सूपड़ा साफ किया रहूंगा मैं। तो आप सब लोग जो है जरूर जो है अगला वीडियो जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार का ख्याल रखना। बहुत बहुत